हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। चलिए इसके लिए ना हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हम सब लोग जनरली मॉनसून्स में सेल में जाते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ, मिंत्रा पर चल रहा है 50% ऑफ, एंड ऑफ रीजन सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सेल होते हैं, ये सारे सेल ये सारे कस्टमर्स के लिए यूनिफॉर्म होते हैं या कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं? सबके लिए यूनिफॉर्म है। जो उस शॉप में जाएगा उसे 50% ऑफ मिलने वाला है, एज सिंपल एज दैट। सो जब कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो सेल प्राइस है, जिसे लीस्ट प्राइस कहा जाता है, जिस पर वो ओरिजिनली वो कमोडिटी सेल कर रहा है, उसी को कम कर देगा फॉर ऑल द कस्टमर्स। इट विल बी टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। ये सबको मिलेगा, यूनिफॉर्मली मिलेगा और यहाँ पे सेल प्राइस को ही कम कर दिया जाएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट, it is an allowance given on catalog price or least price of the goods। मतलब सेल प्राइस डायरेक्टली कम कर दी जाएगी। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स। ये डिस्काउंट कब मिलेगा? आप शॉप में जाओ, शॉपिंग करो, आपको तुरंत वो डिस्काउंट दिया जाने वाला है। Value of goods purchased or sold recorded is net value payable, that is after deduction of amount of trade discount allowed। आपको बिल ही कौन से अमाउंट का मिलेगा? आपको बिल ही मिलेगा नेट अमाउंट का। नेट अमाउंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं शॉप में गई जहाँ से मैंने 1000 रुपीज़ की शॉपिंग की, वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा था। मतलब मेरे को बिल कैसे मिलेगा? अमाउंट सेल वैल्यू ₹1000 लेस 50%, अमाउंट पेएबल 500। यानी एक्चुअली उस ओनर ने मेरे को माल कितने में बेचा? 500 रुपये में बेचा। वो 1000 रुपये कंसिडर ही करने वाला नहीं है, वो सेल प्राइस या लीस्ट प्राइस को ही कम कर देगा, 50% ऑफ। दूसरा है कैश डिस्काउंट। काफ़ी बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब ऑनलाइन कोई चीज़ें खरीदना चाहते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन्स एंड एवरीथिंग, तो अगर आप उसको EMIs पर लेना चाहते हो तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता। आप वन टाइम पेमेंट कर दो तो पैसा कम लगता। मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट या अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट, it is the amount deducted from the final amount due at the time of receipt। it is the concession given for encouraging prompt payment। बहुत सिंपल है। एक शॉपकीपर के पास आप गए, आपने बोला मेरे को फ़ोन खरीदना है। शॉपकीपर ने आपको बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे खरीदोगे? अगर तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, अगर फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हो तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये जो 20% डिस्काउंट आपको ऑफर किया गया है, ये किस चीज़ का डिस्काउंट है? ये प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट है। आप तुरंत पे कर रहे हो, इसलिए आपको वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा? लीस्ट प्राइस को डायरेक्टली कम कर देंगे। कैश डिस्काउंट में क्या होगा? आप पेमेंट कब कर रहे हो उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। It is given either for the spot payment or for the payment within a specific period। तुरंत पे करो या जो क्रेडिट पीरियड है 1 महीना 2 महीना, उसके अंदर अगर आपने पे कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर्स के लिए एक जैसा होगा। कैश डिस्काउंट ये कस्टमर स्पेसिफिक होगा। जो प्रॉम्प्ट पे करेगा, जो अर्ली पे करेगा, उसी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। Next is solvent and insolvent। In simple terms, solvent मतलब वो व्यक्ति जिसकी अपनी सारी लाइबिलिटीज, मतलब लोगों के जो पेमेंट उसे देना बाकी है, वो सारे पे करने की ताकत है।
उसके पास इतनी असेट्स है कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज इजीली पे कर सकेगा, दैट इज सॉल्वेंट पर्सन। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ताकत नहीं है लाइबिलिटीज रीपे करने की, मतलब उसके पास इतने असेट्स ही नहीं है कि सारे असेट्स बेचने के बावजूद भी वो अपनी सारी लाइबिलिटीज रीपे कर सके, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। हिंदी में हम उसे दिवालिया ये वर्ड यूज करते हैं। सो इफ अ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, जितनी लाइबिलिटीज है उससे ज्यादा असेट्स है या दोनों इक्वल है, तो ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट पर्सन। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स, आप उसके सारे असेट्स बेच भी दो तो भी उसकी लाइबिलिटीज पूरी तरह रीपे नहीं हो पाएगी, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। एक और ऑल्टरनेटिव वर्ड इसके लिए बैंकरप्ट ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जिसके लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के रिक्वायरमेंट अनुसार इंडिया में अकाउंटिंग ईयर को कर दिया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इनकम सबका अकाउंटिंग ईयर यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, कोई अलग अलग अकाउंटिंग ईयर इस्तेमाल ना करे, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने ये कंपलसरी कर दिया कि आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च के ब्रैकेट में ही मेंटेन करने पड़ेंगे। At the end of the accounting year, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. ये तीनों वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें हमारे बिजनेस के रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस और हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। बिजनेस के दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बिजनेस के दो टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इनके नाम ही इनका मतलब समझा देते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो कंसर्न जो कहीं से गुड्स खरीद रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करके लोगों को बेच रहे हैं। इन शॉर्ट द कंसर्न विच हैव मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब वो कंसर्न जिनका प्रॉफिट कमाना मोटिव बिल्कुल नहीं है, वो सोसाइटी के भले के लिए काम करना चाहते हैं, वो सोशल सर्विस के लिए काम करना चाहते हैं। सो ट्रेडिंग कंसर्न, अ बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। सिंपल है, वो लोग क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कहाँ से? गुड्स बेच के। गुड्स या कमोडिटीज बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दे आर ट्रेडिंग कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट नहीं कमाना है, उन्हें सोसाइटी के भलाई के लिए काम करना है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हमारे जो लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सारे। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये सारे के सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारे सारे मंदिरों के संस्थान, ये सारे के सारे क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं चाहते, वो एक भी एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, लेकिन उनका बेसिक मोटिव होता है सोसाइटी का भला करना या ऐसा कोई काम करना है जो लोगों के श्रद्धा को, लोगों के भावनाओं को सपोर्ट करे, मदद करे। गुडविल, कोई भी के साथ साथ उस बिजनेसमैन का व्यवहार, उनकी सर्विस और उनका मार्केट में का नाम, इन चीज़ों पर भी चलता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर शॉप में जाते हो, अगर वो शॉप ओनर आपसे अपनेपन से, आपुलकी से बात करे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आप वहाँ पर फिर एक बार ज़रूर जाओगे। वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलेगी तो आप वहाँ पर जाओगे तो जाओगे और 4 लोगों को बताओगे कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। तो ये जो पब्लिक में इमेज है,
या ये जो माउथ पब्लिसिटी है इसे कहा जाता है गुडविल। सो गुडविल मीन्स व्हाट? Goodwill may be described as aggregate of those intangible attributes of business which contribute to its superior earning capacity over a normal return on investment. Intangible attributes मतलब ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जो नजरों से नहीं दिखते लेकिन बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे बिजनेस ओनर का व्यवहार, उनके स्टाफ का ट्रीटमेंट, जो स्टाफ कस्टमर्स को ट्रीटमेंट देते हैं वो, बराबर है, बिजनेसमैन की ईमानदारी, उसका मार्केट में का नाम, ये सारी चीजें ऐसी है जो नजरों से नहीं दिखती लेकिन बिजनेस पर असर डालती है। गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, आपका बिजनेस सजेस्ट करेंगे तो आपका गुडविल पॉजिटिव है, आपका रेप्यूटेशन पॉजिटिव है। अगर लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे तो आपका रेप्यूटेशन निगेटिव है। तो फिर गुडविल मतलब क्या? मार्केट में जो आपका रेप्यूटेशन है, आपका नाम है, उसको अगर आप कुछ स्पेसिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए मनी में काउंट कर लो तो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल ऑफ योर बिजनेस। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट को हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूँ। इंटेंजिबल असेट मतलब वो असेट्स जिन्हें अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर। फर्नीचर मेरे को दिख रहा है, मैं उसको छू सकती हूँ, वो मेरे सामने रखा है, मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मेरा मार्केट में का रेप्यूटेशन, अगर मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, वो उनके जूनियर्स को सजेस्ट कर रहे हैं, सो ये जो मेरा नाम है, ये जो मेरा रेप्यूटेशन है, जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के मन में कमाया हुआ है, जो मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहा है, वो रेप्यूटेशन को मैं देख नहीं सकती, उसको अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। तो इंटेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिनका एक्चुअली अस्तित्व नहीं है लेकिन वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट फायदा, लॉस नुकसान। प्रॉफिट when the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit. Profit increases the capital of the business. जब कोई कमोडिटी का सेल प्राइस, बेचने की कीमत, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी कीमत से ज्यादा हो तो जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लॉस की बात करूं तो जो मेरी सेल प्राइस है, मतलब जिस पर मैं वो कमोडिटी सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ, दैट सेल प्राइस इज लेस देन खरीदी कीमत, कॉस्ट प्राइस, सो इट विल बी टर्म्ड एज लॉस। नेक्स्ट इज इनकम। इट इज रेवेन्यू अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. It is amount receivable or realized from services provided and earning from interest, dividend, commission, etc. Okay. आइए समझते हैं इनकम में क्या होगा। तो इनकम के दो हिस्से हैं। पहला, मैं मेरा एक्चुअल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ तो आई एम अर्निंग फीस फ्रॉम माई स्टूडेंट, तो मैंने मेरे स्टूडेंट से कमाई हुई फीस प्लस बाकी ऐसे कुछ रास्ते होते हैं जिससे हर बिजनेस कमाता है। फॉर एग्जाम्पल फीस आई, वो पैसा मैंने लिया, बैंक में ले जाके मैंने उसको फिक्स डिपॉजिट करवाया। अब अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो मुझे उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा किसका है? बिजनेस का है। तो वो बिजनेस से आया हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट जो मैंने उस पैसे पे कमाया, ये दोनों टोटली मिला के मेरा क्या बन गया? इनकम बन गया। उसी के साथ साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू. इट इज इनकम that a business has from its normal business activities. बिजनेसमैन उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके जो कमा रहा है उसे कहा जाता है रेवेन्यू. फीस जो मुझे बच्चों से मिल रही है, सिर्फ उतनी फीस इज माय रेवेन्यू. उस फीस के अलावा अगर मैं बाकी रास्तों से कुछ पैसा कमा रही हूँ तो दैट विल बी माय इनकम.
आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।